हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, जैसे कि आपकी डिमांड पर आपने बोला था कि सर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आपको ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर चुका हूँ बेटा। ठीक है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो बेटा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको दे दूंगा, सो दैट आप जो है वहाँ पर जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। ठीक है, सो मैं आपको वहाँ पर जो है लिंक और पीडीएफ जो है डाउन आपको नोट्स की और वीडियोज़ आपको सेंड करता रहूँगा। ठीक है, ओके। और इन केस बच्चे आपको जो नोट्स में कोई भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सारे जो नोट्स में जितना भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है सारा मैं यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके, वन शॉट वीडियो में। ठीक है बच्चे, ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखो आप बात करते हैं चैप्टर नंबर जो 10 हमारा है ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, और जैसा कि 11 चैप्टर था आपका ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके बारे में पढ़ने की जरूरत ऐसे क्यों पड़ेगी? देखो आपको बेटा पता है, जब आपने इससे पहले वाला चैप्टर आपको पढ़ा होगा आपने लाइट वाला, तो आपको पता होगा लाइट एक ऐसी चीज़ है बेटा, एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके वजह से जो है आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, है ना। और ऑब्जेक्ट्स को क्यों देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ द आईज की वजह से। अब ये जो आई आपकी है, ये आपकी जो है एक तरीके से मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। ओके, इसी की वजह से जो फिनोमिनन होते हैं ना बेटा आपके आसपास जितने भी फिनोमिनन आपके हैं वो सारे आप देख पाते हो। जैसे रेनबो फॉर्मेशन हो गया आपका, ठीक है, सनराइज आपका, सनराइज और सनसेट के दौरान आपका जो है रेड कलर का क्यों होता है, ठीक, स्काई आपका ब्लू क्यों है, टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। और जो सारे फिनोमिनन है ये आप तभी देख पाओगे जब आपकी आईज बिल्कुल परफेक्ट हो। ओके, इसीलिए बेटा आईज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फॉर किसके लिए? देखो यहाँ लिखा ना, इट एनेबल्स अस टू सी वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड अस। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी वंडरफुल कलर्स हैं आप जो देखते हो ना, आप प्यारे प्यारे फूल देखते हो ना, और बहुत सारी चीज़ें आप आसपास देखते हो। जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो किस वजह से देख पा रहे हो? अपनी प्यारी आंखों की वजह से ना। ओके, तो देखा जाए बच्चे तो ये जो आई है ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आप जितने भी फिनोमिनन्स आपके आसपास हो रहे हैं उन सबको आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, उनमें आप कलर को डिटेक्ट कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बता पाते हो कि भाई कौन सा कलर आपको विजिबल हो पा रहा है, कौन सा नहीं विजिबल हो पा रहा है। ओके, और दूसरी बात जो आपका आई वॉल होती है ना, आई वॉल का जो साइज होता है वो लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है आपका। ओके, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, आई सबसे पहले हम बात करेंगे आई के बारे में कि एक्चुअल में आई जो हमारी है वो किस तरीके से। देखो बेटा ये हमारी आई है, ठीक है। अगर देखा जाए बेटा इस आई को अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए बेटा यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स आईज के, है कि नहीं बेटा? हाँ, देखो जैसे बेटा आपको पता है ये जो कॉर्निया है, ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली जो लेयर आपकी है ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। क्या होती है बेटा? इट्स अ ट्रांसपेरेंट लेयर जहां से मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होती है। जो भी लाइटर्स आपकी आती है तो सबसे पहले यहीं से अंदर जाती है। ओके, उसके बाद देख रहे होंगे बेटा यहाँ पर जो दिख रही है ये जो पोर्शन आपको दिख रही है ये वाला, इनको कहते हैं हम इरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इरीज कहते हैं। इरीज बेसिकली क्या होता है बेटा? आपने देखा ना, इसको हम कहते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, आपकी प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। ठीक है, इरीज क्या करता है? एडजस्ट द साइज ऑफ द पीपल। और ये एक तरीके से बेटा ना इसका कलरफुल डायफ्रेगम होता है। आपको होता है ब्राउन आइज होगी आपकी या किसी की ब्लैक आइज है, तो वो सारा कलर होता है बिकॉज ऑफ इरीज की वजह से होता है। दूसरा होता है बेटा प्यूपिल। प्यूपिल एक तरीके से विंडो होती है जो एक तरीके से लाइट को लेंस के अंदर एंटरिंग करने में हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि डिम लाइट की बात करें या फिर ब्राइट लाइट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्यूपिल का साइज होता है वो एडजस्ट होता है, और प्यूपिल के साइज को एडजस्ट कौन करता है? इरीज करता है आपका। ठीक बच्चे, ओके। और ये जो लेंस है ना बेटा, क्रिस्टल लेंस, ये आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका। ओके, और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। किसका बना होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये करता है जितनी भी लाइटर्स आपकी आ रही हैं उसको जाकर के रेटिना पे फोकस करता है। ओके, और रेटिना क्या होती है? एक स्क्रीन होती है जो इस इमेज को डिटेक्ट कर पाती है, जहां पर क्या होता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। क्या बनती है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। और उसके बाद बेटा ऑप्टिक नर्व से वो जो सिग्नल्स होते हैं ना वो कहाँ भेजे जाते हैं? ब्रेन में भेजे जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली में होता है बेटा रेटिना की अगर हम बात करें तो रेटिना में होते हैं आपके फोटो रिसेप्टर्स। क्या होता है बेटा? फोटो रिसेप्टर्स। शायद आपने पढ़ा था ना बेटा, आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ूंगा फोटो रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो एक तरीके से क्या करते हैं बेटा? लाइट को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं।
ओके, फिर वो जाता है बेटा ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन उसको जो इंटरप्रेट करता है सीधा इंटरप्रेट करता है। और ये बेटा दिखा ना कि विट्रियस ह्यूमर और जो आपका एक्वियस ह्यूमर है, ये एक लिक्विड मेटेरियल प्रेजेंट होता है आपके आईज के अंदर। ओके, क्लियर बच्चे? ओके, अब ये जो बेटा सिलियरी मसल्स की हम बात करें तो सिलियरी मसल्स बेसिकली क्या करते हैं, आपकी जो आईज के जो लेंस होता है उसको बेटा साइज को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कभी जैसे आप दूर देख रहे हो तो दूर देखोगे तो आपकी आइज जो होती है ना, आइज का लेंस ना स्ट्रेच हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं रिलैक्स हो जाता है, तो आपकी सिलियरी मसल्स क्या होती है खिंच जाती है, जिससे क्या होता है आपको जो लेंस होता है वो पतला हो जाता है और आप दूर की चीज़ों को देख पाते हो। और जब नज़दीक देखना है तो सिलियरी मसल्स क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो उससे लेंस का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आप जो नज़दीक की चीज़ों को इजीली ऑब्जर्व कर पाते हो। ओके, तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वन बाय वन बेटा इनके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें। देखो बेटा, देखिए जैसे कि बेटा मैंने आपको कॉर्निया के बारे में भी बताया था। कॉर्निया क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है आपके आई की। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है और ये क्या करती है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन यहीं पर होता है। रिफ्रैक्शन समझते हैं आप, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। इरीज मैंने आपको बताया था बेटा, इरीज क्या करते हैं, प्यूपिल के साइज को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये क्या होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्रैगम होता है विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, जो प्यूपिल के साइज को क्या करता है बेटा, एडजस्ट करता है। ठीक है, ओके। और प्यूपिल भी मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था। प्यूपिल क्या होता है बेटा, एक विंडो होती है आई की, इट इज द विंडो ऑफ द आई, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। बेसिकली बेटा क्या होता है, प्यूपिल जो है ना एक्चुअल में लाइट के अमाउंट को एंट्री होने से क्या कहते हैं उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। कैसे, देखो बेटा आपने सपोज कीजिए, आपने समटाइम्स देखोगे ना बेटा, आप जब धूप में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं विंटर्स में, तो आपने देखोगे जब आप रूम में जाते हो अपने ऊपर छत में से, आप जब रूम में जाते हो तो आपको डार्क दिखता है। क्यों दिखता है डार्क, लेकिन कुछ देर के बाद आपको फिर बिल्कुल जो है क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाता है। या कभी आप बाहर से आ रहे हैं अपने घर के अंदर तो आपको घर के अंदर डार्क दिखता है चाहे लाइट जली हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या ना बाहर ब्राइटनेस ज़्यादा है, जब ब्राइटनेस ज़्यादा होती है प्यूपिल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। ओके, और अंदर क्या ब्राइटनेस कम है तो प्यूपिल का साइज जो है अकॉर्डिंग टू दैट वो धीरे धीरे एडजस्ट करता है और थोड़ी देर के बाद आपको जो है प्रॉपरली ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाता है। रेटिना के बारे में बच्चे मैंने बताया था आपको, रेटिना क्या एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसके पास इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, स्क्रीन होती है जहां पर क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है। क्या होती है बेटा, इमेज फॉर्मेशन होती है। ओके, और लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन से होते हैं, एक तो रोड सेल्स होता है आपके आइज के अंदर, एक होता है कॉन सेल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा, रेटिना में पाए जाते हैं। इन्हें ही कहते हैं बेटा हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, जिसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 7 जो आपका है कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन उसमें पढ़ा था आपने। ठीक है बच्चे, देखो रोड सेल्स क्या था बेटा, गुड विजन देता है, लो लाइट पे डिम लाइट पे भी काम करता है आपका। और ये जो कोन सेल्स है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर विजन के लिए। डन, दैट्स इट। अब बेटा अगर हम बात करें क्या कहते हैं लेंस की बात करें तो लेंस आपको पता होगा कि लेंस क्या बेटा, इट इज अ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल आपको होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है जो सारी लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्स करता है, फोकस करता है किस पे, रेटिना पे। और रेटिना पे कैसी इमेज बनती है बेटा, रियल और इन्वर्टेड बनती है। अब मेरी बात सुन, जब बेटा आपकी रेटिना पे उल्टी इमेज बन रही है तो आप उसको सीधा क्यों देख पाते हो। ओके, देखो होता है कि ना बेटा, रेटिना के बाद हमने देखा था ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, और ऑप्टिक नर्व्स किससे कनेक्ट होती है, आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है। और वो क्या करता है, ऑप्टिक नर्व्स बेसिकली क्या करते हैं, ब्रेन के साथ कनेक्ट होकर के उसको इंटरप्रेट करती है, बिल्कुल सीधा इंटरप्रेट करती है। ठीक है, ओके ओके बेटा, देखिए सिलियरी मसल्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले। ये क्या करता है बेटा, बेसिकली इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ये आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। रेंज जो होती है बेटा ह्यूमन विजन की, जो नॉर्मल आई की हम बात करें एडल्ट की, वो होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी कि अगर आपको जो है 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई भी चीज़ आपने रखी हुई है, आप बच्चे अपनी स्क्रीन जो मैं जिसमें आप देख रहे हो मोबाइल में, जिसमें भी आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसकी स्क्रीन को बेटा आगे पीछे मूव करके देखिए, तो आप देखिए बेटा 25 सेंटीमीटर जैसे आप आगे लेकर के जाएंगे तो आपको ना ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, है ना, तो इसका मतलब ये होगा आपको जो नॉर्मल आईज विजन है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, देखो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। क्या है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। आपको पता है बेटा आई लेंस की एक वो होती क्या होती है, एबिलिटी होती है किसको चेंज करने की, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने की। कैसे बेटा, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। आपको मैंने बताया था कि सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स्ड होती हैं
तो आपका जो लेंस होगा वो थिन हो जाएगा, इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और आप दूर तक देख सकते हो। क्लियर कि नहीं, है ना। इन केस बेटा आपके सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका मतलब आप नजदीक का देख रहे हैं, लेंस आपका थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे बेटा बात को, ठीक है ना, क्लियर कि नहीं। तो ये चीज़ों को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, समझे ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बेटा, सिलियरी मसल का काम क्या होता है, ओके। और नॉर्मल आई में ये आपका किस रेंज में रहता है आपका, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स बेटा होता है क्या ना, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो सिलियरी मसल्स जो है आपकी काम करना बंद कर देती है। क्या देखो, सिलियरी मसल जो है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये सिलियरी मसल्स है ना बेटा, ये आपकी वर्क करना बंद कर देती है और आपको जो है ना तो दूर का प्रॉपर्ली देख पाते हैं, ना ही आप जो नज़दीक का देख पाते हैं। उसके बारे में हम आप फर्दर जो है भी डिस्कस करने वाले हैं। समटाइम्स क्या बेटा आपने पता है, जब हम बात कर रहे थे बेटा आई के बारे में तो आपको पता चल गया था कि आपके जो डिफरेंट पार्ट्स होता है इसके, उनका काम अलग अलग काम होता है, ओके। जिसके वजह से हम देख पाते हैं अपने आसपास के फिनोमिनन को, अपने आसपास की चीज़ों को। अब होता है क्या, किसी किसी की बेटा ना आइज़ में डिफेक्ट होता है, और डिफेक्ट्स होते क्या है, देखो सबसे पहला डिफेक्ट आता है बेटा मायोपिया। मायोपिया बोलने का मतलब होता है बेटा नियर साइटेडनेस, मतलब कि आपको नज़दीक का जो है क्लियरली दिखता है लेकिन दूर का आप जो क्लियरली नहीं देख पाते। देखो ना आपका, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। तो इमेज जो आपकी बनती है यहाँ पर वो रेटिना से पहले बन जाती है, बिकॉज क्या होता है बेटा ना, आपको इस केस में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है क्लास में आपका कोई दोस्त होगा, उसको ना बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिखता। अगर बोर्ड पे हो नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब उसको क्या प्रॉब्लम बेटा, मायोपिया की प्रॉब्लम है, यानी कि उसको दूर का जो लिखा हुआ है वो चीज़ें नहीं ऑब्जर्व हो पा रही हैं, ठीक है। लेकिन नज़दीक में जो भी चीज़ है, कॉपी में जो लिखा हुआ है वो उसको ईजिली पढ़ पा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम कहते हैं बेटा मायोपिया कहते हैं, ठीक है, ओके। तो मायोपिया याद रहेगा आपको। इसमें एक्चुअली में होता है क्या ना, या तो बेटा हो सकता है, इसका रीज़न क्या है, देखो कॉजेज क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है बेटा कर्वेचर जो है आई लेंस का वो बढ़ चुका है, या फिर आई लेंस जो है, आई लेंस की जो वॉल है एक्सेसिव कर्वेचर हो चुका है आई लेंस का, या फिर आई वॉल जो है बड़ी हो चुकी है ना, जिसकी वजह से जो है इमेज जो है रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बन जा रही है। अब इसको करेक्शन कैसे किया जाएगा बेटा, इसके लिए यूज़ करते हैं हम कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्यों यूज़ करते हैं, देखो बेटा होता क्या है इस पॉइंट में, इस मायोपिया केस में, कि ये जो पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ से इसको क्लियरली दिख पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो आगे देखिएगा तो उसको क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, तो उसे कहता है मायोपिक आई कहते हैं, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि इमेज जो रेटिना से पहले बन रही है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बेटा, क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। क्योंकि कॉनकेव लेंस के अगर जितनी भी लाइट रेज आपकी आ रही है, पहले उसको डाइवर्स करेगा, डाइवर्स करने के बाद थोड़ा सा इसका पाथ चेंज होगा, फिर ये जा करके रेटिना पे जाके इसको कन्वर्स कर देगा, ठीक है। तो इस केस को आपने ध्यान में रखना है कि मायोपिया होता क्या है, मायोपिया के केस में क्या प्रॉब्लम होती है, ओके। और ये भी पता नहीं क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं, उसको करेक्टिफाई यानी करेक्ट कैसे किया जा सकता है अगर किसी को पर्सन को मायोपिया का प्रॉब्लम होता है तो। अब मेरी बात सुनो, अगर बेटा यहाँ पर कॉनकेव लेंस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पावर क्या होगी, कॉनकेव लेंस में पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, ओके। और कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। नहीं पता बेटा जब चैप्टर नंबर जो हम 10 हमको समझाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, डन बेटा, ठीक है। अगर आपको जो है मायोपिया है तो इसका मतलब जो लेंस आपको लगेगा वो कॉनकेव लेंस लगेगा, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और दूसरी बात बेटा यहाँ पर क्या है ना, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। अगर किसी की लेंस की पावर अगर नेगेटिव है तो समझ जाना उसको जो है मायोपिया की प्रॉब्लम है, उसको दूर पर जो लिखा हुआ है वो चीज़ नहीं दिख पाती है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। अब ये क्या चीज़ होती है बेटा, देखो हाइपरमेट्रोपिया को बेटा हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि पर्सन जो है कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख सकता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख पाता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो इमेज बनती है ना बेटा रेटिना से बिहाइंड बन जाती है। क्यों, देखो आपको पता है नॉर्मल आई जो है कहाँ तक देख सकते हैं बेटा, 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट होता है, कितना होता है 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को दूर रख करके पढ़ना पड़ रहा है 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे रख करके, तो इसका मतलब आपको जो है बेटा नज़दीक का नहीं दिख रहा, आपको दूर का क्लियरली दिख रहा है, तो उसे कहते हैं फार साइटेडनेस कहते हैं, यानी हाइपरमेट्रोपिया हम बोलेंगे। अब या तो बेटा हो सकता है कि आपकी जो फोकल लेंथ आई लेंस की वो बढ़ चुकी है, ठीक है, या फिर हो सकता है आई वॉल्स का जो साइज है वो छोटा हो गया है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। देखना बेटा आपको कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है
किसी भी चीज़ को मैग्नीफाइंग करके दिखाता है आपको। तो जो लिखी हुई चीज़ें होंगी वो आपको कैसे लिखेंगी, मैग्नीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है तो समझ जाना बेटा उसको क्या दिक्कत आ रही है, उसको जो है नियर के जो ऑब्जेक्ट हैं, नज़दीक की जो चीज़ें हैं, देख रहे बेटा, ये जो नज़दीक का जो पॉइंट आपका है, ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, तो ये नियर पॉइंट होना चाहिए था एक्चुअली बेटा, लेकिन नियर पॉइंट ये बन जाता है, इसका थोड़ा सा आगे बन जाता है, 25 सेंटीमीटर ना होकर के उससे आगे बन जाता है बेटा आपका, 100 सेंटीमीटर या जो भी आपको हो सकता है ना, उससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर वो बेटा इसको मैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर लेके जाऊंगा ना, तो मेरी इमेज जो है बिहाइंड द रेटिना बनेगी। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, सो दैट क्या हो सके, वो उस लाइट रेस को सीधा रेटिना पे जा करके कन्वर्स करे, और रेटिना पे जाकर कन्वर्स करेगा तो इमेज फॉर्म्ड होगी, अदरवाइज इमेज फॉर्म्ड नहीं होगी। ठीक है, तो अगर बेटा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करें तो इसका मतलब जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव पावर होगी। ठीक है, पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, आपके लेंस की, अगर पॉजिटिव पावर तो समझ जाना बेटा कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया गया, और उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी हम बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस भी हम बोलते हैं। क्लियर ना, ये बात तब क्लियर होगी। दैट्स इट। अब बेटा होता क्या ना, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो होता क्या है कि आपकी जो सिलियरी मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, और जब सिलियरी मसल्स वीक हो जाएंगी तो आपका क्या लेंस अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, लेंस को क्या एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। तो वो धीरे धीरे जो है प्रॉपरली क्या होता है, वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होता है, या तो बेटा हो सकता है कि उसको बिल्कुल ही दूर का ना दिखे, ठीक है, या तो हो सकता है बेटा उनको दोनों प्रॉब्लम हो सकती है, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, मतलब दूर का भी नहीं दिख रहा और आपको नज़दीक का भी दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, या फिर सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है बेटा ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी हम कहते हैं इसको, प्रेस बायोपिया को, प्रेस बायोपिया भी हो सकती है, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं इसको, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी हम बोलते हैं। ठीक है, या हो सकता है ना, क्या है, इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर वे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू लूज ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या, उसकी जो फोकल लेंथ है ना लेंस की, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा अपने आप को। अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब बेटा आपको नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स आपकी हैं वो आपको प्रॉपरली नहीं दिख रही हैं। ओके, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि बेटा दोनों चीज़ नहीं दिख पाते आपको, ना तो नियर बाय दिख पाता है ना ही आपको दूर का दिख पाता है। ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द सिलियरी मसल्स आपकी वीक हो चुकी हैं, या फिर जो आपके आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो डिक्रीज हो चुकी है। ओके, तो इसको करेक्ट करने के लिए या तो बेटा हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, अदरवाइज फिर बेटा दोनों ही लेंस यूज़ करने पड़ते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, जब आपको दोनों ही प्रॉब्लम होती है। क्लियर कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। तो अभी बेटा आपको ध्यान में क्या रखना है, 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। एक बेटा वर्ड आता है आपका कैटरेक्ट, कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो आपकी कॉर्निया होती है ना, कॉर्निया के ऊपर एक तरीके से आपकी कुछ मतलब एक तरीके से ना उसमें बेटा फोगी सा पार्ट जो है आपका जमना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, कॉर्निया का आपका ऑपरेशन होता है, कॉर्निया को रिमूव करके नया कॉर्निया लगाया जाता है। ओके, और उसके बाद कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। अब बेटा यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 2 आइज होने का इन फ्रंट ऑफ द आप फ्रंट में, उसका क्या फ़ायदा है। देखो, एक तो आप वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा व्यू देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप जो फैंट ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हो, जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा जो आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहे, उनको भी डिटेक्ट कर सकते हो आप। और तीसरा क्या, 3D व्यू के लिए भी आपका ये सही है। ओके, तो आइज जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। उसके बिना तो बेटा आपको पता है किसी भी चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और किसी भी चीज़ के बारे में बता नहीं सकते कि वो एक्चुअल में क्या है, उसका कलर क्या है। ओके, तो ये चीज़ आप क्या रहेगी। ठीक है, इसीलिए आपको अपनी आइज को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बच्चे, प्रिज्म की अगर हम बात करें, प्रिज्म क्या होता है बेटा, पिरामिडल पीस होता है ग्लास का, जिसमें 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस होते हैं ना। देखो ये लैटरल सरफेस दिख रहा है आपको, ये 3 रेक्टेंगल है, और ये क्या 2 ट्रायंगल आपके, ऊपर एक ट्रायंगल एक नीचे एक ट्रायंगल हो गया आपका। ठीक है, और ये जो है ना बेटा, इस ट्रायंगल 2 फेसेस के बीच में, यानी कि 2 रेक्टेंगल जो ये जो 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं ना बेटा, ये एक ये और एक ये, इनके बीच में जो बेटा गैप है ना, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। ओके, और प्रिज्म की बेटा खास बात क्या होती है ना, जब इसमें से व्हाइट कलर की लाइट जाती है ना, तो ये क्या करता है, उसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। तो जिस फिनोमेनन को आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। देखो बेटा, जैसे यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है, प्रिज्म में से बेटा कोई लाइट रेस जाएगी तो बेटा जाना तो उसको इस तरीके से जा, ये सीधी जाने चाहिए थे, लेकिन होता क्या है, ड्यू टू बैंडिंग ऑफ लाइट रेस, बैंड होने की वजह से वो क्या करता है बेटा, इधर तरीके से चल जाता है। ये आपकी इमर्जेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे ऐसे जानी चाहिए थी, और ये बेटा इमर्जेंट रे। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ इंसिडेंट रे को और इमर्जेंट रे को, तो इनके बीच में जो गैप बेटा दिख रहा है ना, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं।
और एंगल डेविएशन क्या होता है बेटा, इमेजिनरी और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। अब बेटा एक बात को ध्यान में रखेंगे, जब प्रिज्म में से हम एक व्हाइट कलर की लाइट को भेजते हैं तो किस में स्प्लिट होता है बेटा, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो उस फिनोमेनन को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। और 7 कलर्स के जो बैंड को हम कहते हैं बेटा क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स होता है। ठीक है, बैंड ऑफ 7 कलर्स होता है, जिसको हम एब्रिविएट करते हैं बेटा एक तरीके से विवग्योर, क्योंकि आपको पता है बेटा सबसे ज्यादा जो डेविएशन यहाँ पर शो करेगा वो शो करेगा जिसकी वेवलेंथ कम होगी। यानी कि एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम से कम डेविएशन करेगा, कम से कम बैंडिंग करेगा, कम से कम बैंडिंग शो करेगा। क्योंकि वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब बेटा स्पीड ऑफ लाइट भी जो है ज़्यादा है, स्पीड भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका मतलब डेविएशन क्या होगा, कम होगा। इसीलिए बेटा जो रेड कलर होता है वो लिस्ट डेविएटेड होता है, और आपका जो वॉयलेट कलर होता है वो ज़्यादा डेविएशन शो करता है। ठीक है, ठीक है, रेड आपका लिस्ट डेविएटेड होता है क्योंकि इसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है। वॉयलेट आपका ज़्यादा डेविएटेड है बिकॉज की वेवलेंथ जो होती है ज़्यादा होती है। तो आपने बस ये फिनोमिनन ध्यान रखना है बेटा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी लाइट रेस की वैसे वैसे बेटा उसकी जो है डेविएशन वो कम शो करेगा, बैंडिंग कम शो करेगा। ओके, अब बेटा आपने ना ये सुना होगा, न्यूटन जी के बारे में सुना होगा। ये जो था ना बेटा आपका प्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट था कि अगर एक व्हाइट कलर की लाइट जाती है प्रिज्म से तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। अब क्या बेटा न्यूटन जी ने क्या करा कि उन्होंने क्या करा, दो प्रिज्म को, एक प्रिज्म ऐसा रखा दूसरा प्रिज्म ने उल्टा रख दिया। तो वो चाहते थे कि बेटा और कलर्स उनको मिले, लेकिन हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में कि जब उन्होंने दो प्रिज्म को उल्टे रखे तो क्या हुआ, उनको दोबारा से व्हाइट लाइट मिली। क्या मिली, दोबारा से व्हाइट लाइट मिली, जिसको वो कहते हैं, क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट को बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो when white light is passed through a prism it disperses and when another prism is kept inverted the dispersed light returns white light। ठीक है, समझिए बात, दिस phenomenon is known as recombination of spectrum of white light। समझिए बात बेटा। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि व्हाइट लाइट जो है जब प्रिज्म से पास होती है कितने कलर शो करती है, डिस्पर्जन शो करती है, 7 कलर शो करती है। दोबारा से बेटा उसको हम इन्वर्टेड प्रिज्म से पास करेंगे तो अगेन यू आर गेटिंग द व्हाइट लाइट। तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, इसको हम बोलते हैं। समझ में आ गई बच्ची बात। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब बेटा यहाँ पर जो एक टॉपिक आपका आता है वो है, ये है इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। ये क्या कह रहा है कि आपको पता बेटा जब लाइट जो है एंटर करती है ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स क्रिटिकल एंगल, द लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हो क्या रहा है बेटा, देखो जब लाइट जो है हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका एक्सीड करता है, किससे एक्सीड करता है बेटा, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो लाइट क्या करेगी बेटा आपकी, द लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी, इट इज कॉल्ड द इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम उसको कहेंगे। ठीक है, यहां पर ये फिनोमिनन है, अगर बेटा मैं इंसिडेंट एंगल को इस तरीके से बना दूं कि जब आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो। कितने डिग्री पर हो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री। ठीक है, जब इंसिडेंट एंगल इतना होना चाहिए कि जिस पर आपकी लाइट है जो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर आप लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वो क्या करता है बेटा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो दैट फिनोमिनन को इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि क्या होता है, जैसे बेटा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर लाइट जा रही है ना, तो उस मीडियम के अंदर ही जो है एक पार्टिकुलर एंगल पर, क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर जो है अगर इंसिडेंट रे को हम भेजेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को आपको मिलेगा। तो उस यही फिनोमिनन बेटा आपका ना क्या होता है, रेनबो के केस में होता है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है आपको। ओके, चलिए बेटा अब आती है बेटा बात रेनबो फॉर्मेशन से। तो रेनबो क्या होता है बेटा, आपको पता है हमेशा क्या होता है, सन के अपोजिट डायरेक्शन पे बनता है। अब जो वाटर की ड्रॉपलेट्स बेटा होती है जब बारिश आती है तो वो क्या करती है, स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। ओके, अब होता क्या है उस प्रिज्म में, जैसे बेटा मैं आपको बता दूं, अब यहाँ हो क्या रहा है कि बेसिकली जब सन की रेज आती है बेटा, देखो सन की रेज यहाँ से आई तो सबसे पहले बेटा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन।
और रिफ्रैक्शन का मतलब था बैंडिंग ऑफ लाइट। जब ये लाइटर्स आपकी आई तो ये करेगी बैंड करेगी बेटा, बैंड करी, और बैंड करने के बाद क्योंकि बेटा जो लाइटर्स अंदर गई है ना यहाँ पर, ये एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल बना रही है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर बना हुआ है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो कलर्स आपके आएंगे बाहर की तरफ निकलेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ बेटा। तो ये जो तीन फिनोमिना है ना बेटा, देखो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ, यानी कि 7 क्लास में स्प्लिट हुआ, उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका हुआ। तो इन तीन फिनोमिनन्स की वजह से ही आपको जो है रेनबो फॉर्मेशन देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी जो हर एक ड्रॉप जो है ना बेटा, इंडिविजुअल जो ड्रॉप आपकी है वो एक तरीके से स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है। जैसे आपका ये जो है ना सर्कल बेटा दिख रहा है, ये ड्रॉप जो है इंडिविजुअल प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, ठीक है। और एक तो बेटा ड्रॉप नहीं होती, बहुत सारी ड्रॉप्स होती हैं, तो जिसके वजह से आपको जो रेनबो फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब बच्चे ये जो वर्ड हमने सीखा है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, ये होता क्या है, हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, क्या चीज़ है। देखो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपको पता है बेटा, एटमॉस्फेयर की जब भी आप बात करते हैं तो उसमें अलग अलग लेयर्स होती है गैसेस की। नीचे वाली जो लेयर होती है गैस की, नीचे वाली जो बेटा गैस की लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा भारी होती है, और ऊपर वाली क्या होती है, डेंसर होती जाती है, ऊपर जाओगे तो डेंसर होती जाएगी, है ना। जब ऊपर की लेयर बेटा डेंसर है तो ऑब्वियसली बात, एक बात सुनो, जब लाइटर्स आएगी कहीं से भी आप, तो क्या होगा, बैंडिंग करेगी नहीं करेगी, करेगी ना, क्योंकि आपको पता है जब डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जब लाइटर्स जाती है तो इट विल मूव्स अवे फ्रॉम द, कहाँ से दूर जाती है बेटा, इट विल मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रख रहे हैं। तो इसी को कहते हैं बेटा एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं गैसेस की, जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वो बेटा आपको एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन देखने को मिलती है। और इसी पे बेस्ड बेटा कुछ फिनोमिनन्स आपके हैं, जैसा कि आपने देखा होगा बेटा कि अगर सपोज कीजिए आपने बेटा कोई चीज़, जैसे बेटा आग जला रखी है हमने, ठीक है, अब देखा ना अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिहाइंड अ हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। अगर बेटा फायर के पास आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लिकरिंग करता हुआ दिखता है ना, ऐसा लगता है कि मूव कर रहा है, मतलब थोड़ा आपका वाइब्रेशन करता हुआ ऐसा दिखता है ना। ऐसा क्यों होता होगा बेटा, क्योंकि होता क्या है ना, जब बेटा जब आप वहाँ पर फायर होती है या जो ऑब्जेक्ट आपका हॉट होता है तो उसके ऊपर की जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद क्या होता है बेटा, वो एकदम से क्या कहते हैं हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी जगह कौन लेगा बेटा, कूल एयर लेगी जो कि भारी होती है ना। तो ऐसे इसके वजह से क्या होता है बेटा, आपको जो ऑब्जेक्ट्स होती है वो एक तरीके से लगता है फ्लिकरिंग करते हुए दिखाई देते हैं ना। ये होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना, क्योंकि जो लाइट रेज आ रही है ना बेटा उस ऑब्जेक्ट से, वो ऐसा लगता है कि वो आपको पता है बेटा ऊपर की जो गैस होगी, ऊपर की जो एयर होगी वो गर्म होगी, यानी कि हल्की होगी। अब हल्की यानी कि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब लाइट रेज जाएगी तो ऐसा लगेगा कि बेटा वो जो ऑब्जेक्ट जो है फ्लिकरिंग कर रहा है आपका, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट बेटा आपको होता है स्टार्स के लिए। स्टार्स आपको ट्विंकलिंग करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है, या फिर आपको स्टार्स जो अपनी एक्चुअल पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन पे क्यों दिखाई देते हैं, तो दोनों में सेम ही रीजन बेटा आप लिख सकते हैं। होता क्या है, देखो ड्यू टू इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बेटा जब बॉटम की तरफ आप जाते हैं तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ती जाती है ना बेटा, क्या बढ़ती जाती है, डेंसिटी बढ़ती जाती है, और डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बढ़ेगा बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो बेटा बैंडिंग भी ज़्यादा होगी। तो बैंडिंग किस तरफ होगी बेटा, बैंडिंग होगी टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो यहाँ से लाइटर्स आई फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे बेटा आपकी लाइटर्स जब आती है तो क्या होता है कि एक्चुअल में जो हमारा स्टार वो यहाँ होता है, देखिए वो दिखता है यहाँ पर है, प्लैनेट यहाँ पर होता है लेकिन दिखता वो यहाँ पर है, ठीक है। तो लिखा ना, द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार हैज टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इट्स बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एज रिजल्ट द स्टार अपीयर्स हायर। ओके बेटा, इसीलिए जो स्टार जो है आपको अपनी पोजीशन से हायर दिखता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैंडिंग दिखती है। ओके, और स्टार जो अपनी पोजीशन से, ये स्टार हो गया बेटा, जो प्लैनेट हो गए, ये सब जो अपनी एक्चुअल पोजीशन से अपरेंट पोजीशन में देखने को मिलते हैं। सेम फिनोमिनन बेटा अगर देखा जाए तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में भी होता है, क्योंकि आपको पता है बेटा जब देखो यहाँ से लाइटर्स आई तो फिर बैंड होगी, तो बेटा आपको दिखी यहाँ पर, फिर डिम दिखा, फिर दिखी, फिर नहीं दिखी। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, स्टार आपको ट्विंकलिंग करते हुए ऑब्जर्व होते हैं, बिकॉज द सेम कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्योंकि टॉप से जब बॉटम की तरफ आप जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से स्टार्स को जो है रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में ट्रैवल करना पड़ता है, जिस और वो क्या करता है, बैंड करते हैं किसकी तरफ, नॉर्मल्स की तरफ। तो जिसकी वजह से स्टार जो है आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं और अपनी अपरेंट पोजीशन से, एक्चुअल पोजीशन से अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे जरूर बताएं। देखिए
अब बेटा देखो, जो आपको मैंने बताया था एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, ये क्या चीज़ होती है आपको पता है बेटा? अगर सपोज कीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका सन है, ओके। अब ये ना बेटा, जो सन अभी ना निकला नहीं है, अभी सनराइज हुआ नहीं है, तो 5 मिनट पहले जो है आपको, 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले जो आप यहाँ पर, अभी बेटा अर्थ के यहाँ पर खड़े हो, सरफेस पे खड़े हो, ठीक है, तो 2 मिनट पहले ही आपको सन दिख जाता है। क्यों बेटा, क्यों होता है, क्यों ऐसा? क्योंकि जब बेटा लाइटर यहाँ से ट्रेवल करती है तो आपको पता है क्या होता है, एटमोसफियर रिफ्रैक्शन होता है ना, क्योंकि आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको दिखेगा कहाँ पर बेटा? वो यहाँ दिखेगा। ऐसा लगेगा कि जो एक्चुअल में सन है वो यहाँ पर है, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन उसकी यहाँ होगी, लेकिन देखिएगा वो आपको अपरेंट पोजीशन में यहाँ पर दिखता है। इसीलिए आपको सन जो है 2 मिनट पहले दिख जाता है। और सेम फिनोमेनन बेटा होता है आपका सनसेट के। देखो सनसेट हो गया, लेकिन फिर भी आपको 2 मिनट तक दिखाई दे रहा है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। बिकॉज आपको पता है एटमोस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती है गैसेस की, ओके। और जैसे जैसे हम बेटा डाउन द नीचे की तरफ जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से बैंडिंग की वजह से आपको जो है सनराइज जो है 2 मिनट पहले दिखता है और सनसेट जो आपको 2 मिनट बाद तक दिखता है, ठीक है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का बेटा कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम फिनोमेनन आपको यहाँ पर भी लगेगा, ओके डन। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है, जब आपको स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं तो प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हुए दिखते हैं? तो बेटा देखा, एक तरीके से देखा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपके अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और नज़दीक होने की वजह से क्या होता है बेटा, उसको ना मान के चलते हैं कि बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। स्टार्स एक्चुअली में दूर होते हैं, तो ऐसा लगता है कि पॉइंट साइज के लगते हैं आपको दूर से, ठीक है। तो होता है कि यहाँ पर लगते हैं बेटा बहुत सारे आपके लार्ज नंबर पॉइंट्स साइज सोर्सेज ऑफ लाइट लगते हैं वो आपको। तो होता है क्या, टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आई विल एवरेज आउट टू 0, इट विल नलिफाई ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो होता है क्या बेटा, ऐसा माना जाता है कि हम मानते हैं प्लैनेट जो है बहुत सारे सोर्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पॉइंट साइज पार्टिकल्स है उसमें, ठीक है। तो जब उनके में से बेटा लाइटर्स जब आएंगी तो क्या करेंगी, वो एक तरीके से टोटल जो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा ट्विंकलिंग का वो उसको नलिफाई कर देंगे, और जो आपको प्लैनेट्स जो है ट्विंकल करते हुए नहीं ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। बच्चे देखो, अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट उनका भी भला हो सके, है ना, तो उनको भी ये जो है टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। जरूर शेयर करें बेटा उनके साथ, अपने दोस्तों को। अब बेटा यहाँ पर एक जो वर्ड आपका आता है स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? देखो, स्कैटरिंग का मतलब होता है जब आप स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। आपको पता है बेटा, आपने देखा भी होगा जब सन की जो रेज होती हैं, ठीक है, पेड़ों के बीच में से आती हैं या फिर आपके रूम के अंदर आती हैं, तो आप ना उसका पाथ को इजीली विजिबल कर पाते हो, इजीली देख पाते हो। या फिर एक काम कर सकते हैं बेटा, आप एक ना आप गिलास लीजिए, गिलास में आप डस्ट पार्टिकल्स डालिए, मिट्टी डालिए और उसमें से लाइट को पास कीजिए, लेजर लाइट। तो आप देखेंगे बेटा आपको जो पाथ होगा वो प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा। क्यों विजिबल होता है? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होती है? बिकॉज बेटा उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स या बड़े पार्टिकल्स, जिनके वजह से वो जो कलर की जो लाइट होगी, पार्टिकुलर की लाइट, वो स्कैटर होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बेटा आपको? ठीक है। तो स्कैटरिंग बेटा डिपेंड करता है किस पे? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है लाइट की। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो बेटा वो कम से कम स्कैटरिंग करेगा, अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा करेगा, ठीक है। यही फिनोमिनन होता है बेटा कि आपको स्काई जो ब्लू क्यों दिखता है, आपको समुद्र जो है वो ब्लू क्यों दिखता है, तो यही फिनोमिनन बेटा आपके होते हैं, ठीक है। और रेड सिग्नल्स जो है क्यों लगाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बेटा वेवलेंथ जो होती है, देखो लिख रहे हैं, wavelength of a light is longer than scattering will be low. If the wavelength of light is longer then scattering will be low. ये कह रहा है कि अगर wavelength जो बेटा longer होती है तो scattering कम होगी उसकी, है ना। दिख रहा है बेटा? देखो, if particles are very fine, अगर particles बहुत छोटे साइज के हैं बेटा, तो they scatter mainly the blue color of light. छोटे साइज के पार्टिकल्स जो है ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ के आपके होंगे। मीडियम साइज की जो पार्टिकल्स होंगे वो रेड कलर की वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, क्योंकि आपको पता है उनकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़े पार्टिकल्स का साइज है बेटा, तो वो क्या होगा, आपका कलर जो है वो आपको व्हाइट अपेयर होगा, ठीक है। इस फिनोमेनन को बेटा अगर आप करना चाहते हो तो एक काम करना है, एक पेप्सी की बोतल आप लेंगे, उसको शेक करना, और शेक करने के बाद बेटा उस पर से ना लाइट को पास करना। तो आप देखेंगे बेटा लेजर लाइट को पास करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बड़े साइज के पार्टिकल्स बन जाते हैं, किसके बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, है ना, डिसॉल्व फॉर्म में जो होती है। अब जब लाइट आप पास करेंगे ना बेटा उसमें से, तो आपको वो जो व्हाइट कलर का दिखेगा पूरा,
पूरा सॉल्यूशन जो व्हाइट कलर का दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि बेटा उसमें पार्टिकल साइज बड़े हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी व्हाइट कलर की लाइट होती है वो आपको विजिबल होती है। ठीक है, सारी कलर की लाइट्स आपकी स्कैटर हो जाती है वहाँ पर, नो डाउट, दैट्स गुड। टिंडल इफेक्ट बेटा आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट मैंने आपको बेटा एग्जाम्पल ही बताया था। क्या देखा ना देखो, व्हेन लाइट पासिस थ्रू कोलाइडल पार्टिकल्स इट्स पाथ इज विजिबल, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जैसे आपको पता है एक डार्क रूम में है और डस्टी रूम में, वहाँ पर बेटा अगर लाइट एंटर करती है तो आपको पता है ना उसका पाथ आपको विजिबल होता है। ठीक, कैनोपी ऑफ ट्रीज की बात करें तो ये ना बेटा आपको टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट बेसिकली होता है कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है कि आपको पार्टिकल्स का जो साइज मतलब पाथ होता है वो आपको विजिबल हो जाता है, उसे कहता है टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ओके, डन और नॉट? ठीक है बच्चे, तो ये स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट ही होता है जिसके वजह से आप जो बेटा सिग्नल्स जो आपके ना, ओके बेटा चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब बेटा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने मेंशन किया हुआ है कि रेड इज द लिस्ट स्कैटर कलर बाय फॉग स्मोक एंड कैन बी सीन इन द सेम कलर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, देयरफॉर डेंजर साइंस आर मेड ऑफ रेड कलर। देखो बेटा आपने देखो ना रेड सिग्नल्स बनाए जाते हैं ज़्यादातर डेंजर के लिए। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बेटा रेड कलर की जो लाइट होती है वो कम स्कैटर करती है, क्योंकि फॉग और स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, जब उसमें से लाइट कलर की लाइट रेज पास होती हैं और बेटा बेसिकली क्या होता है रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर होती है। अब जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी, है ना। तो इसीलिए बेटा जो डेंजर के सिग्नल्स होते हैं आपने देखा होगा ना, जैसे आपके ट्रांसफार्मर वगैरह जो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, वहाँ पर डेंजर का साइन बना जाता है और मोस्टली किसके होते हैं बेटा? रेड कलर के होते हैं, सो दैट वो आपको पाथ पता चल जाए कि एक्चुअल में आगे डेंजर है कि जो भी चीज़ आपकी होती है। ठीक है, दूसरी बात बेटा मैंने आपको बताया था स्काई जो आपको ब्लू कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा स्काई में होता है क्या है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो, है ना। तो जिससे क्या होता है बेटा वो क्या करते हैं आपके शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं, इसीलिए आपको स्काई जो है ब्लू कलर का ऑब्जर्व होता है। लेकिन बेटा जो आपके एस्ट्रोनॉट होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं उनको ब्लैक कलर का क्यों दिखता है? देखो होता क्या है, इन द स्पेस एज स्कैटरिंग इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट एट सच हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स। तो होते क्या बेटा वहाँ पर ना पार्टिकल्स के एब्सेंस होने की वजह से वहाँ पर स्कैटरिंग आपको ऑब्जर्व नहीं हो पाती, और स्कैटरिंग जब नहीं होगी तो आपको स्काई कैसे दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। ओके, जानो नॉट, दैट्स गुड। अब बच्चे यहाँ पर जो ये बात आई लिखी हुई है, यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान में रखना है, सनराइज के दौरान और सनसेट के दौरान आपको जो सन है वो आपको रेड कलर का ऑब्जर्व होता है, ये थोड़ा सा ऑरेंजेस आपको ऑब्जर्व होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, color of the sun appears red during sunrise and sunset because during sunrise and sunset the sun is near the horizon and therefore the sunlight has to travel the largest distance in the atmosphere, so the light of the longer wavelength reaches our eyes। देखो होता है क्या है बेटा, सनराइज के दौरान क्या होता है कि आपको पता है ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है और सन आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो सनराइज के दौरान क्या होता है कि एक्चुअल में जो लाइट होता है उसको लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हॉरिजॉन से, और लॉन्गर डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर सकता है? इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इसीलिए बेटा आपका जो रेड कलर होता है वो स्कैटर नहीं करता है, वो आपको क्या करता है? विजिबल हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है आपको जो सनराइज के दौरान और सनसेट के दौरान आपको जो है सन आपको रेड अपीयर होता है। लेकिन बेटा अगर हम दोपहर की बात करें एट नून, एट 12 PM यानी कि 12 बजे दोपहर में आपको जो सन है वाइट कलर की नहीं होती है। ओके, और वो जो है आपका क्या कहते हैं थोड़ा आपका डिस्टेंस का नज़दीक होता है टुवर्ड्स द अर्थ। डन नॉट, दैट्स गुड। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 10 न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग और चैप्टर नंबर 11 ओल्ड टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। अगर आपको बेटा कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक में तो मुझे आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें, और मुझे ये भी बताया बेटा आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मैं किसी और तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।